पिछली वीडियो में हमारे पॉडकास्ट पे एक वक्ता आए थे और उन्होंने एक बहुत मर्मस्पर्शी बात कही। मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे एक बात करनी चाहिए। मतलब आप सोच के देखिए कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया आपको लगता है कि एक बहुत यथार्थ सत्य वो कह गए, जिस सत्य को संभवतः हम महसूस कर पाते थे परंतु हम कभी देख नहीं पाए। योगाचार्यों का सबसे बड़ा शत्रु योगाचार्य स्वयं है। ये उनकी लाइन्स थी और ये इतनी शाश्वत लाइन्स थी जिस पे मुझे ये वीडियो बनाने की इच्छा हुई। योगाचार्यों का सबसे बड़ा शत्रु योगाचार्य स्वयं है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, कितना एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस बात से तकरीबन 100% एग्री करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसके पीछे मेरे जीवन का अनुभव भी है और मैं ये जानता हूँ बाखूबी कि क्या क्या बाधाएं एक योगाचार्य के सामने आती हैं। एक बच्चा जब विश्वविद्यालय के अध्ययन के उपरांत जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो टकराता है किसी अपने सीनियर योगाचार्य से ही, और उस योगाचार्य के को वो अपना आदर्श, उसको अपना भैया, भ्राता इत्यादि इत्यादि नामों से पुकारता है और अपेक्षा करता है कि वो व्यक्ति जिसको वो अपना बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सहोदर मान रहा है वो उसकी सहायता करता रहे। बहुत अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति होता है वो उस आए हुए नवागंतुक को सिर्फ और सिर्फ एक शिकार समझ रहा होता है। एक ऐसा व्यक्ति मानता है कि ऐसे व्यक्तित्व के तौर पे देखता है कि अरे ये तो बालक है, अच्छा खासा इसका मैं उपयोग करूँगा। भारत ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में भी यदि कोई योगाचार्य जाता है नौकरी करने के लिए या किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कहीं अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो आप ये बात जान लीजिए कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या हैं? एक मोहरा। योगाचार्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन योगाचार्य स्वयं है और ये बात उस समय साबित होनी शुरू हो जाती है। कई ऐसे केस आपको देखने के को मिल जाएगा जहाँ पे वियतनाम में भारतीय योगाचार्यों के कष्ट का सबसे बड़ा कारण भारतीय ही रहे। भारत की बात जब मैं करता हूँ तो भारत में भी ये बात बहुत शाश्वत है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। एक बच्चा विश्वविद्यालय से निकल के आया, उसकी अपेक्षाएं हैं कि मुझे क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस मिलती तो हैं परंतु उसके बदले उसे देना पड़ता है बहुत मोटा कमीशन। इतना मोटा कमीशन कि तकरीबन 6,000 रुपये की क्लास मिलती है, उसमें से 50% फर्स्ट मंथ का, 25% पूरे बाकी की जब तक क्लास चलती रहेगी तब तक उसे उस व्यक्ति को देना होता है। एक व्यक्ति बिना जॉब किए इस माया जाल में प्रविष्ट ही नहीं कर सकता। अगर वो बहुत सेट नहीं है या उसके जानने वाले में कोई नहीं है, कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है, तो ऐसा योगाचार्य सामान्यतः परेशान हो जाता है। इसके अलावा ये तो एक छोटी सी परेशानी है। इसके अलावा जब जैसे ही एक योगाचार्य अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना शुरू करता है और कोई दूसरा योगा टीचर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्लाइंट है और उसके यहाँ एक योगाचार्य जा रहा है, थोड़े समय बाद क्लाइंट को वो योगाचार्य अच्छा नहीं लगा और वो चला गया। दूसरे योगाचार्य ने जैसे ही उसकी तरफ रुख किया उस क्लाइंट की तरफ, तो क्लाइंट को अपना मानता है और जाके सबसे ज़्यादा विरोध जो करता है वो अपने योगाचार्य का करता है। बोले अरे वो तो बड़ा बेवकूफ़ है, उसकी उसी क्लासेस ले रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ, मतलब वो बहुत ही विवादास्पद हंसी हंसते हैं सब और बोलते हैं सब कि ये किस तरीके का, वो योगाचार्य ठीक नहीं है, योगा टीचर ठीक नहीं है, वो तो व्यभिचारी है इत्यादि इत्यादि। आप असल में थोड़े समय के लिए आप एक क्लाइंट के सामने एक योगाचार्य की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, असल में आप पूरे पूरे योग समुदाय की बेइज्जती कर रहे हैं और आप इस क्षेत्र के आतंकवादी हैं। ध्यान रखिए, आपके कारण से, मतलब आपके इस छोटे से व्यवहार के कारण से न जाने कितने योगाचार्य परेशान हो जाएंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कल्पना करके देखिए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, सोच के देखिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप है। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑन एन एवरेज 500 लोग हो जाते हैं, 500 योगा टीचर होते हैं। अगर उस ग्रुप में कोई व्हाट्सएप की लिंक भेजी जाती है, मान लीजिए कि किसी के ग्रुप में, मेरे ग्रुप में, या मैंने किसी के ग्रुप में लिंक भेजा अपने ग्रुप के लिए कि उस जो भी योगाचार्य हैं मैं कोई कॉन्फ्रेंस कराने जा रहा हूँ, इसमें शामिल हो जाए, तो जो उस ग्रुप का एडमिन होता है वो तुरंत डिलीट करता है कि कैसे मेरे लोग इससे इसके संपर्क में नहीं आने चाहिए। बाधाएं कैसे क्रिएट होती हैं? अगर किसी ने यूट्यूब का लिंक गलती से भी डाल दिया, मान लीजिए मेरे ग्रुप में कोई डाल देता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सब्सक्राइब कर लूँ और उसे एक दो लोगों तक शेयर भी कर दूँ। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि यदि 500 लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई लिंक डाल दी जाती है तो 98% 95% लोग जो उसे नहीं जानते उस लिंक को ओपन तक नहीं करते हैं, खोलते तक नहीं है और सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। ना ही यूट्यूब से कोई लेना देना है आपका, ना ही यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका 1 रुपये लगने वाला है। हाँ, बशर्ते उस योगाचार्य की हेल्प जरूर
ज़रूर हो जाएगी। आपके सब्सक्राइब करने के कारण या आपके लाइक करने के कारण, आपके मोटिवेट करने के कारण उसको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। परंतु मजाल हो जो योगाचार्यों ने किसी योगाचार्य का चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अगर ऐसा हो, आपने किसी योगाचार्य पे खूब सारा एहसान कर रखा हो, उसके बाद भी वो आपके साथ खड़े होने के लिए कभी नहीं सामने आते हैं। मैं आपको एक और तीसरी घटना, चौथी घटना बताता हूँ। वियतनाम में काम करता हुआ एक योगाचार्य, किसी कारण से उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के उपरांत उसके बॉडी को, उसके डेड बॉडी को, शरीर को भारत भेजना था। योगाचार्यों का तकरीबन 500 लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है। उसमें संदेश भेजा गया कि सभी लोग अपनी कमाई का कुछ नहीं कुछ कुछ हिस्सा, तकरीबन अगर $10, $20, $50, $100 भी दे देंगे तो ये उसकी लाश भारत तक पहुंचाई जा सकेगी। और आप दंग रह जाएंगे कि उन 500 लोगों में से कुल 15 लोग बाहर आए। वो भी 15 ऐसे लोग थे जो उसके बड़े करीबी थे, जिसके साथ उसने खूब सारा समय बिताया पड़ा था। रिक्शे वाले भी आपसे बेहतर है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बात बहुत हैश रियलिटी है। सफाई कर्मचारियों का अपना यूनियन है, वकीलों का अपना यूनियन है, पुलिस का अपना यूनियन है, आईएएस अधिकारियों तक का अपना यूनियन है, यानी नीचे से लेके ऊपर तबके तक की बात अगर आप कर लीजिए, सबका अपना यूनियन है। लेकिन जिसका यूनियन नहीं है वो है योगाचार्यों का। योगाचार्य एक दूसरे के विरोध में कटाक्ष करने में कभी नहीं पीछे हटते, कोशिश करते हैं। मैं एक अवार्ड शो में गया हुआ था। अवार्ड शो में किसी कारणवश जो जो मुख्य अतिथि आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी देरी तक भाषण कर दिया, जिस कारण से कुछ योगाचार्यों को सम्मान नहीं मिल पाया। वो योगाचार्य दूसरे दूसरे राज्यों से आए थे और तुरंत क्रोधित हो उठे, इतने क्रोध में आ गए, मारने पीटने और इत्यादि की बातें करने लगे एक दूसरे को, जिन लोगों ने उस अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज करा हुआ था। ये है संयम हमारा, ये है हमारे यम नियम आसन प्राणायाम में जो जो बातें लिखी गई हैं, हमारे अंदर उसका सबसे ज़्यादा विरोधाभास उपलब्ध है। और यही डार्क एंड सैड रियलिटी है योगा इंडस्ट्री की। योगा इंडस्ट्री में आपको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। आपका क्षेत्र आगे आज तक कभी नहीं बढ़ पाया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपका ये योगा क्षेत्र, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। एक योगाचार्य यदि अच्छी बात है, मतलब मेरा अपना अनुभव है, जो लोग ये बात जानते हैं बाखूबी जानते हैं कि अगर मैंने 100 वीडियो बनाई है, 100 वीडियो को अपलोड करा है, 100 अच्छी बातें बोली हैं, उसके संदर्भ में कोई भी व्यक्ति आके एक कमेंट नहीं किया है। लेकिन एक वीडियो में मैंने बोला था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं होता, या ऐसी ही एक वीडियो में मैंने बोला था कि नाड़ी शोधन करने के लिए या सांस लेने के लिए, सांस तो सीधे पहुंच जाती है आपके अलवलाई सैक में पहुंच जाती है, ब्रोंकीज में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में पहुंच जाती है, फिर ये प्राणायाम और नाड़ियों का क्या सिद्धांत है। पूरे विश्व के योगाचार्यों ने उस पर कमेंट किया था कि ये तो बेवकूफ़ है, ये है वो है, तमाम तरीके की चीज़ें। मैंने बोला यार 1000 चीज़ें हमने अच्छी भी डाली हैं, परंतु तुम्हारा आज तक एक कमेंट नहीं है। यानी फेसबुक पे डलने वाली पोस्ट को लोग देखते तो हैं, परंतु एक क्लिक कर देने से और एक लाइक कर देने से आपकी इंडस्ट्री कैसे धूमिल हो जाएगी। लोगों के अंदर इतनी घृणा है, इतना द्वेष है, इतना द्वंद्व है, इतनी अआत्मीयता है, और कई बार तो ये सब शून्य है, विचार शून्यता भी है। अगर द्वेष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लिप्सा नहीं है, ये सब नहीं है, तो विचार शून्यता है। लोग शून्य हैं आपके कार्यों को देख के, उस पर रिएक्ट नहीं करते, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होते, उस पर कार्यों को आपको सपोर्ट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते। ये कारण होता है, यही डार्क रियलिटी है। ये तो एक कारण मैंने आपको बताया। मतलब इन चारों पांचों व्यवस्थाओं को आप देखें जिनके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, हर जगह आप परेशान ही होंगे, हर जगह आप प्रताड़ित ही होंगे। बात सबको सिद्धि की करनी है। किसी ने, मैंने हमेशा देखा है, अगर 10 योगाचार्य मिलते हैं तो वो किसी ना किसी 11वें योगाचार्य की बात कर रहे होंगे और उसकी बुराइयों के संदर्भ में बातें कर रहे होंगे। बोलेंगे वो ऐसा है, उसको कोई अधिकार नहीं है योगाचार्य, योगा गुरु लिखने का, सबसे बड़ा भोगी है, ये है वो है, तमाम तरीके। मैं खुद भी सुनता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों के ग्रुप में, जब मैं रहता हूँ, किसी ग्रुप में रहता हूँ, किसी से बातचीत कर रहा होता हूँ, तो मैं सुन रहा होता हूँ कि लोग, मेरे साथ भी लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि अरे यार वो आदमी तो ऐसा है। मैं कहता हूँ जैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट है तो वो हमारी इंडस्ट्री का। अगर वो, उसको आपको प्रेशर करना ही है, याद रखिए, अगर आपसे आपकी कोई बुराई या आपसे किसी की बुराई कोई कर रहा है, तो आपकी भी बुराई किसी ना किसी व्यक्ति से करेगा। और ये भी एक डार्क है और एक सैड रियलिटी है योगा इंडस्ट्री की। योगा इंडस्ट्री कभी फल फूल नहीं पाएगी, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने वाला एक योगाचार्य, वियतनाम में ऐसी हजारों कहानियाँ देखने को मिलती हैं। पिछले दिनों एक लड़की थी जिसने जो भरोसा करके गई थी किसी अपने इंडियन भाई के ऊपर कि मैं उनके यहाँ जाऊँगी, भैया हैं उनके यहाँ योगा क्लासेस कराऊंगी। योगा क्लासेस कराती रही, सैलरी की बात है तो उसने बोला कि नहीं सैलरी हम 10 दिन की बाद में देते हैं, 15 दिन की बाद देते हैं, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। कालांतर में वो लड़की रो के वहाँ से वापस आई है। ऐसे हजारों योगाचार्यों को मैं जानता हूँ जिनका एक दूसरे के ऊपर मतलब विभिन्न प्रकार का आरोपण है कि आप पैसा दे दो, कुछ नहीं होता है तो फेसबुक पे डाल देते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे ये तो वो चीज़ें
वियतनाम तो ऐसा देश है जहाँ पे हमारे लाखों योगा टीचर्स कार्यरत हैं। ऐसे अन्य सारे देशों में आप जाके देखिए जहाँ की रियलिटी तो आपके सामने आ ही नहीं पाती होगी। योगा इंडस्ट्री को अगर आपको आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा रिवॉल्यूशन लेके आए, आप चाहते हैं कि योगा इंडस्ट्री आगे बढ़े, इसमें इन्वेस्टर्स आए, ये बड़ा बड़ा डेकोरेटेड इंडस्ट्री लगे, बड़ा फैक्सिनेटेड यूनिवर्स इंडस्ट्री लगे, तो आपको चाहिए कि आप इस संदर्भ में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कार्य जरूर करें। हर व्यक्ति विरोध कर रहा है, हर व्यक्ति की अपनी एसोसिएशन है। योगासना के खेलों में आप जाके देख लीजिए, हर खेल में मेरी अपनी एसोसिएशन है, उनकी अपनी एसोसिएशन है, उनकी अपनी एसोसिएशन है। हम सब क्लेम करते हैं वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, जबकि बेकार ऐसा हो ही नहीं सकता मनुष्य के अंदर कि वो आदर्शवादी मनुष्य हो, और हर व्यक्ति आदर्शवादी नहीं हो सकता। लेकिन सब व्यक्ति क्लेम ये करते हैं, जैसे मैं अगर ये कहने लगूं मैं बड़ा शुद्ध योगाचार्य हूँ, सारी चीज़ें मेरी पवित्रता में है, बहुत शुद्धता में है, तो इसका मतलब या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, या तो मैं एनार्की क्रिएट किया हुआ व्यक्ति हूँ, एनार्की के कारण से जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए मित्रों कि आप बिल्कुल शुद्ध और आदर्शवान होते चलते चले जाएंगे, नहीं तो आप ईश्वर हो जाएंगे। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, अगर आपसे गलतियाँ ही नहीं हो रही हैं, आप बिल्कुल सत्य हैं, सत्यवान मतलब राजा हरिश्चंद्र के समान है, तमाम चीज़ें आपकी सब यथार्थ हैं, यथेष्ट है, तो आप फिर तो ईश्वर के समान पूजनीय होने वाले। यही गुण होना चाहिए था आपके अंदर, लेकिन माफ़ कीजिएगा ये गुण कभी भी नहीं देखने को मिलता है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ऐसी ही रॉयल्टी देखने को मिलती है। मैं बात प्रोफेसर से शुरू करता हूँ और बच्चों तक की बात करता हूँ। प्रोफेसर्स के सामने ये बाधाएं हैं, एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर का हमेशा कोशिश करता है कि कैसे वो प्रोफेसर मेरे से आगे ना बढ़े। एक असिस्टेंट प्रोफेसर कोशिश करता है कि दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं तो मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ बहुत करीब से काम किया है मैंने उनके साथ में मतलब एज अ थर्ड पार्टी मैंने काम करा है, और मैं ये देखता हूँ कि दो प्रोफेसर मिलेंगे तो तीसरे की बुराई 100% तय है। अगर कोई एक व्यक्ति अपना इनपुट देने की कोशिश कर रहा है, विश्वविद्यालय के अपवृद्धि में, उसकी वृद्धि में अपना अपना योगदान देने की कोशिश करता है, तो विश्वविद्यालय के क्लर्क से लेके और अन्य आला अफसर तक सभी लोग उसके विरोध में रहते हैं। फिर आप योगा इंडस्ट्री को कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और आप एक बात याद रखिए, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हर योगाचार्यों के अंदर न जाने कैसी ये भावना भरी पड़ी है, कोशिश करता है हर योगाचार्य कि मैं ही मैं, मतलब जो मैं हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही विद्वानों का बिल्कुल सबसे बड़ा परमेष्ठ हूँ और मेरे आगे कोई नहीं है। आप कोशिश, आपने क्या कभी अपने योग कक्षा में ऐसा हुआ कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को किसी ऐसे योगाचार्य को दे चुके हो जो बड़ा अच्छा कार्य करता हो ऑस्टियोआर्थराइटिस में? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, सभी लोग कॉमन आइडेंटिटी को लेकर चलने वाले योगाचार्य हैं। हर व्यक्ति नाम के आगे योगाचार्य लिख देता है, लेकिन किसी के नाम के अंत में ये नहीं है कि वो किस योग का एक्सपर्ट है। अष्टांगी हैं आप, हठ योगी हैं आप, राजयोगी हैं आप, मंत्र योगी हैं आप, तंत्रा वाले हैं। तो चलिए तंत्र वाले तो ऐसे हैं कि उनकी रूपरेखा बता देती है कि वह तंत्र वाले हैं, लेकिन बाकी कोई भी योगाचार्य ये नहीं बताने की कोशिश करता है। आजकल हमारे से क्षेत्र में न जाने कितने प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे यहाँ सेल्स मौजूद है, हमारे यहाँ मार्केटिंग मौजूद है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हमारे यहाँ म्यूज़िक योगा का बड़ा चलन चल रहा है, बाउल योगा का बड़ा चलन चल रहा है, विभिन्न प्रकार की योग की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मॉड्यूल नहीं है जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पे भरोसा कर सकता हो। एक आठवीं चीज़ और बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे संस्थानों में, संघों में काम किया, मैंने शिक्षक संघों में कार्य किया है, जहाँ पे एक योगाचार्य दूसरे योगाचार्य के विरोध में कभी भी उसको डांटने या उसको नीचा दिखाने में पीछे नहीं हुआ। मैं खुद भी उसमें से शामिल रहा हूँ और मैं देखा है, मैंने उस चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया है। हमें लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो सही है और बाकी लोग गलत हैं, और यही योगा इंडस्ट्री को ले डूबता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए मित्रों, हमें एक दिन अपने आप को आईने के सामने लगाना चाहिए। जैसे आज मैं कैमरे के सामने बैठ के आपसे ये बातें कर रहा हूँ, मेरी भी कोशिश है और आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम योगा इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ा सके। आपके सामने अगर कोई यूट्यूब की लिंक कोई योगाचार्य डाले और यदि उसका वो चैनल है तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। कल्पना करके देखिए यूट्यूब का क्या मापदंड है। यूट्यूब पैसा ही तो देता है, आपसे लेता तो कुछ भी नहीं है, उल्टे आपके योगाचार्य भाई को कुछ तो कुछ देगा ही। अगर आप लोग सारे पोस्ट को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साझा करें, कमेंट्स इत्यादि का उपयोग करते रहें तो कितना शानदार हो जाए ये क्षेत्र। हमारे लोगों में इतनी यूनिटी है, हम यूनाइट हुए तो हमने योगा डे को पूरे भारत का सबसे विशालतम तौर पर मनाया जाने वाला डे बना रखा है। हमारे पास विभूतियाँ हैं, हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं,
उत्तराखंड में आप जाके देखिए, योग शिक्षकों के सरकारी जॉब के लिए हम लोग बहुत सारी उसमें आमरण अनशन इत्यादि पे हमने प्रतिभाग किया। राजस्थान के भाई पिछले कम से कम 5 वर्षों से युद्ध कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि राजस्थान का योग शिक्षक संघ कितना यूटिलाइज कर रहा है अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र का योग शिक्षक संघ हर समय एक बड़ी बड़ी शाखाएं आयोजित करता है, तकरीबन हजारों योगाचार्य आते हैं, मराठी योगाचार्य मिलते हैं, बात करते हैं और कैसे योगा इंडस्ट्री को आगे उसमें रिवॉल्यूशन कैसे लेके आया जाए, इस संदर्भ में कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा योग शिक्षक संघ बना पड़ा है जहाँ पे वो लोग योगाचार्यों के हित की कार्य करते हैं। ऐसे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश हो जाए या अन्य कुछ ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब इत्यादि, यहाँ आयोग वगैरह की तो बात चलती रहती है, गुजरात इत्यादि में योग आयोग भी है, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट अगर आप जाके देखेंगे तो योगाचार्यों का समुचित उत्थान कहाँ पे है, कितने प्रतिशत हो पड़ा है, इसकी कोई गारंटी और कोई अभिलाषा आपके पास नहीं है। कोई डेटा भी नहीं है कितने योगाचार्य आ रहे हैं, कितने योगाचार्य इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, इसका कोई डेटा नहीं है, कोई मैनिपुलेटिव डेटा नहीं है, ना ही कोई योग का केंद्रीय आयोग है, ना ही कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके तहत हम इस बात को मान लें। भारत में ये चीज़ सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा गैप है जिसको अमेरिका की एक संस्था ने अच्छे तरीके से भुनाया और आपके सर्टिफिकेट मार्केट से $बिलियन लेके जाती है। ऐसी ही एक मार्केट क्रिएट हो गई है ऋषिकेश के अंदर, जहाँ पे योगाचार्यों ने खूब सारा, मतलब वो की पूरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो योगाचार्यों के द्वारा आता है। ऐसे ही गोवा की एक मार्केट है जहाँ व्यभिचार खूब है, उसके बावजूद योग की सबसे बड़ी मार्केट है, पूरे विश्व से लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि समुद्र का किनारा सबसे शानदार जगह है, आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ जाके योगा भी सीखेंगे और जिस तरीके का योग हम चाहते हैं उस तरीके का योग हम सीखेंगे। योगा थेरेपी पे बात करते करते लोग ये भूल चुके हैं कि योग थेरेपी आसनों की थेरेपी होनी चाहिए थी, प्राणायाम के द्वारा थेरेपी होनी चाहिए थी, ना कि योग थेरेपी होनी चाहिए थी। आपकी थेरेपी आपकी आत्मा के संदर्भ में आप क्या बातें जानते हैं कि योग की थेरेपी की बात करते हैं। योग थेरेपी कायदे से शब्द ही गलत है, लेकिन फिर भी आज वो मार्केट में इस तरीके से घूम रहा है। हम लोग दार्शनिक हैं या योगी हैं या वैज्ञानिक हैं, अभी हम यही नहीं तय कर पाए। हम डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम यही नहीं तय कर पाए। बहुत सारे योगाचार्य हर वर्ष मर जाते हैं, बट अभी जोइस जी के गुरु जी का जो सुपुत्र थे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई। कोई ऐसा योगाचार्य नहीं है जो 40s में चल रहा हो और उसका पेट ना निकला हो। बहुत सारे, मतलब तकरीबन 80% योगाचार्यों का पेट बाहर निकलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को चश्मा लग चुका है, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर बाल नहीं है, बहुत सारे लोगों के ऊपर मोटापा हावी हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो काम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग टेक्निकली साउंड नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो योग कक्षा लेते कैसे हैं इस संदर्भ में कुछ नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निहायती आलसी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, कपड़े ठीक नहीं है, उसके बावजूद वो योग कक्षा लेने चले जाते हैं। और ये बाधाएं हैं, लेकिन इन बाधाओं को उबारेगा कौन? इससे पार लगाने का क्या ऑप्शन होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हर एक योगाचारी की होना चाहिए जो इस क्षेत्र में कार्य करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। क्यों ना हम इसमें कार्य करें? आपके सामने व्यभिचार है तो उस व्यभिचार को दूर करने के लिए आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो क्या मैं उठाऊंगा? मुझे क्या पता है कि आपके सामने आप किस परेशानी से उभर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिए, योगाचार्यों का मसीहा कोई जन्म नहीं लेने वाला है जो आए और आके आपको बोल दे कि मैं आपका मसीहा हूँ, चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए, ठीक करता हूँ, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ेगा कोई आपकी लड़ाई को? आप अपनी लड़ाई स्वतः जाके देखिए। एक बात ध्यान रखिए, जीवन ने हमेशा से हर व्यक्ति को एक मौका दिया है जिसमें वो अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करता है। आपका जीवन में ऐसे बहुत सारे, मतलब सन 2011 के योगाचार्यों को मैं जानता हूं जो लोग उस समय भी क्लासेस लेते थे, 5-6 क्लासेस लेते थे, उस समय से लेके आज ये 15 वर्ष हो गए। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, अब 55 साल की आयु है। आज भी वो बेचारे क्लास ले रहे हैं, भाग रहे हैं सुबह से शाम तक मुर्गों की भांति बांग देते हुए। और क्लास वाले टीचर्स बोलते हैं योगा वाला आ गया जी, चलो ठीक है, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपये सैलरी, वही 40-50 हज़ार रुपये के मार्केट में घूम के और वही सारी चीज़ें करते चलते चले आ रहे हैं। इस मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज कौन करेगा? नहीं करोगे तो आएंगी फिर कल्ट फिटनेस जैसी कंपनी आएंगी, महिंद्रा जैसी कंपनी आएगी और आपके लोगों को, आपके पैसे को यूं उड़ा के लेके चली जाएगी, आपकी मार्केट को, आपकी क्रेडिबिलिटी को, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। और अब तो मार्केट ऐसा है, अब तो शहर ऐसा है जहाँ पे आप बोर्ड नहीं लगा सकते, बैनर नहीं लगा सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, कलर पेंटिंग नहीं कर सकते, तो सिर्फ बचा क्या? आपके सामने IT का ऑप्शन बचा, गूगल का ऑप्शन बचा, यूट्यूब का ऑप्शन बचा, फेसबुक का, मेटा का ऑप्शन बचा, इसकी तरह और कुछ भी नहीं है आपके सामने जहाँ पे आप अपने आप को मार्केटाइज कर सकते हो। और यदि ये बाधाएं आप जीतोगे नहीं तो फिर कहाँ जाके खड़े होगे? इसलिए मैं ये बात बहुत हद तक, मैं पिछले जो हमारे गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने अपने पॉडकास्ट पे बोला था कि योगाचार्यों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है मित्रों, तो वो स्वयं और स्वयं योगाचार खुद है। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी। आपकी क्या विचारणा है ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं इंतज़ार करूँगा। जो भी चीज़ें हैं, आपको एक बात मैं प्रॉमिस करता हूँ, योगा इंडस्ट्री के संदर्भ में, योग शिक्षकों के हित में, बिना
बिना किसी स्वार्थ के। मैं पहले भी कार्य करता रहा था, आज भी कार्य करता हूँ और पहले भी कार्य करता रहूँगा, आगे आने वाले समय में भी कार्य करता रहूँगा। उस समय जिस समय नेट जेआरएफ की कोई कोचिंग नहीं थी भारत में, उस समय भी डॉक्टर शिवम मिश्रा फ्री में कोचिंग पढ़ाते थे। आज तक डॉक्टर शिवम मिश्रा ने कभी प्रचार नहीं किया कि मेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे जेआरएफ कर लिए और कितने बच्चे आज पीएचडी की डिग्री लेके मार्केट में घूम रहे हैं और एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी करता हूँ जहाँ समाज सेवा की बात होती है। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे, हम लोग एक विद्यालय रन करते हैं, एक स्कूल रन करते हैं नोएडा में, जहाँ तकरीबन 300 बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके लिए कोई सैलरी किसी से लेने नहीं जाते। अपनी सैलरी, अपनी आय का एक हिस्सा जाके लगा देते हैं, सारे के सारे लोग मिलकर उसमें कार्य करते हैं और शानदार तरीके से वो हमारा एनजीओ, हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय चल रहा है। उसका भी खर्चा है, लेकिन हम स्टिल किए जा रहे हैं। हमारे लिए क्यों? क्योंकि हमारी मानवता इसको ललकारती है। हमने तकरीबन 1000 से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित कर रखा है। हमने तकरीबन ऐसे कम से कम हज़ारों बच्चे हैं जिनके साथ में हमने कंप्यूटर की क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई और उन्हें योग्य बना के और मार्केट में उतार रखा है। ऐसे बच्चे जो कभी झाड़ू लगाते, कूड़ा उठाते और मार्केट में इधर उधर घूम रहे होते थे, छोटे छोटे गरीब बच्चे। जहाँ पे मैं रहता था किसी ज़माने में, वर्ष 2011-12 की बात है, हम वहाँ से निकले। आज हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उस गलियों को भूल चुका हूँ जिन गलियों ने मुझे उठा के इस मार्केट में रखा है। याद रखिए कि परिवार के न जाने कितने लोग अधिकारी हैं, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी अगर हमने योग के क्षेत्र को चुन रखा है और इसे प्राप्त करने के लिए हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना हमारा मूल कर्तव्य है। जीवन इसी बात का नाम है, सहयोग से बड़ा कोई योग नहीं हो सकता। आप हमेशा याद रखिए, हमारे एक मित्र कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। योगाचार्यों को ये बात बहुत ढंग से, तरीके से सीख लेना होगा, समझ लेना होगा और उन्हें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई बात होगी तो आगे अगले वीडियो में बातचीत ज़रूर होगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।